नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंच चुका है और क्राइम ब्रांच की टीम आशीष से पूछताछ भी कर रही है। आपको बता दें कि आशीष को सुबह 11 बजे पेश होना था, लेकिन वो लगभग 20 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गए थे। बता दें कि आशीष मिश्रा के फरार होने की खबरें थी। हालांकि आशीष के वकील आज सुबह उन्होंने बताया था कि आशीष मिश्रा तय समय पर पुलिस के सामने पेश होंगे। आशीष के वकील ने यह भी बताया कि आशीष और मोनू लखीमपुर में हैं और बता दें आपको ये भी कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और अजय मिश्रा का बेटा है। इससे पहले अजय मिश्रा ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए शुक्रवार को कहा कि उनका बेटा अस्वस्थ है और वो आज पुलिस के सामने पेश होगा। मिश्रा ने लखनऊ एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, हमें कानून पर भरोसा है, मेरा बेटा निर्दोष है। उसे गुरुवार को नोटिस मिला, लेकिन उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो शनिवार को पुलिस के सामने पेश होगा और अपने निर्दोष होने के बारे में बयान और सबूत दोनों देगा। ये पूछे जाने पर कि विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, उन्होंने कहा कि विपक्ष तो कुछ भी मांगता है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन शुक्रवार देर रात से ही 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंच गई हैं। रात करीब 1:45 उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगी और अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करेंगी और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन मोदी के सहित हरित सामरिक गठजोड़ के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों पर भी चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में बीते 20 महीनों के दौरान ये किसी शासनाध्यक्ष की भारत यात्रा है और भारत डेनमार्क के बीच तकनीकी और कारोबारी सहयोग के अनेक मुद्दों के साथ आपको बताएं कि बातचीत में प्रक्रिया और हथियार कांड के आरोपी किम डेवी के अत्यर्पण पर भी मुद्दा होगा और करीब 26 साल पुराने इस मामले में भारत लगातार डेवी के प्रत्यर्पण का भी मुद्दा उठ रहा है। बीते साल यानी सितंबर 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हुई वर्चुअल शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मामला उठाया था और विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत लगातार इस मामले को उठाता आया है। डेनमार्क के साथ लगातार इस बात की कोशिश भी करता रहा है कि भारत के वांटेज किम डेवी को प्रत्यर्पित किया जाए और इसके प्रयास भी जारी रहें। लीग मैचों के जबरदस्त रोमांच के बाद आईपीएल 2021 अब अपने निर्णायक दौर पर पहुंच गया है और कल से आईपीएल के प्ले ऑफ मुकाबलों की शुरुआत होगी। कल चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में पहला खेला मैच जाएगा और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के 7:30 बजे MS धोनी और ऋषभ पंत की टीमें आपस में भिड़ेंगी। इस मैच की विजेता टीम जहां फाइनल में पहुंच जाएगी, वहीं हारने वाली टीम को फाइनल से पहुंचने का भी मौका मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि आईपीएल प्ले ऑफ में सोमवार को ही कप्तान विराट कोहली की RCB और इयोन मॉर्गन की KKR के बीच पहला अल्टीमेटर खेला जाएगा और इस मैच में हारने वाली टीम प्ले ऑफ से बाहर हो जाएगी। वही विजेता टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए एक और मुकाबला करना होगा। RCB और KKR के बीच आपको बता दें कि एलिमिनेटर मैच विजेता टीम चेन्नई और दिल्ली के लिए कल होने वाले मैच में हारने वाली टीम से दूसरे क्वालिफायर में भिड़ेगी और टूर्नामेंट का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और बेंगलोर की टीमों ने पिछले साल यूएई में ही खेले गए आईपीएल सीजन के प्ले ऑफ में भी जगह बनाई थी और दुबई में आपको बताएं कि मुंबई और दिल्ली के बीच पहला क्वालिफायर खेला जाएगा और मुंबई की टीम ने 57 रनों से मुकाबला जीता था और उसके बाद बेंगलोर और हैदराबाद के बीच भी मैच खेला जाएगा। बेंगलोर की टीम 6 विकेट से ये मुकाबला खेलेगी।
आपको बता देते हैं हम दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार खबरों का सिलसिला है वो लगातार जारी है और आपको ये बता देते हैं हम कि अब मैच खेलने के बाद हम दूसरी खबर पे आ रहे हैं जहां पे गाजियाबाद में भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें संपत्ति के लालच में अपनों का ही कत्ल कर दिया गया। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और छोटा सा झगड़ा ही खूनी रंजिश में बदल जाता है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया मामला अब गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके के सुदामपुरी क्षेत्र में दिखने को मिला है। यहाँ संपत्ति के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से कई वार कर दिए और इस घटना से आसपास में सनसनी फैल गई और भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया लेकिन वो नहीं रुका। इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई जो आप में बेहद ही चौंकाने वाली दिखाई देती हैं। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ प्रथम महिपाल ने भी बताया कि बाईपास पुलिस चौकी क्षेत्र के सदामपुरी में एक परिवार के मोहम्मद उस्मान और उसका 32 वर्षीय छोटा भाई अजेब अली रहते थे। मोहम्मद उस्मान और जाने आलम से अंजेब अली प्रॉपर्टी को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। अचानक ही झगड़ा बढ़ गया और मोहम्मद उस्मान जाने आलम के अपने भाई अंजेब अली और चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हालांकि आसपास खड़े लोगों ने दोनों का बीच बचाव करने का प्रयास किया लेकिन तब तक छोटा भाई लहूलुहान हालत के जमीन पर गिर चुका था। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अंजेब आलम को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी दोनों भाई मौके से फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा में रोहतक के भलोट गांव के निवासी युवक रोहित की हत्या कर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के नाले में फेंकने वाले शातिर सीरियल किलर का भी नवीन को यूपी एसटीएफ और थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नवीन ने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया है कि अब तक आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं कर चुका है और गर्दन नाम के भी गैंग का चलाता है। नवीन अपने दुश्मनों को पानी में डुबोकर मारता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी का ये स्टाइल अन्य अपराधियों से बिल्कुल अलग है। रोहतक के भलोट निवासी राजभवन ने नॉलेज थाना के पुलिस से 27 जुलाई को शिकायत की थी कि उनका बेटा रोहित 24 जुलाई की सुबह 10 बजे रोहतक के ही आसन गांव निवासी सौरभ उर्फ सिक्कू से मिलने के लिए निकला था। रोहित की मां उसी दिन दोपहर 3 बजे कॉल की थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। परिजन ने रोहित की तलाश शुरू की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन सौरभ ने परिजन को जानकारी दी कि उसने रोहित को रोहतक के सांपला कस्बे में दिल्ली जाने वाली बस में दोपहर 12 बजे बैठा दिया था। दोपहर 12:30 बजे कॉल कर रोहित ने सौरभ को बताया कि ये वो दिल्ली पीरागढ़ी जा रहा है और 27 जुलाई को रोहित का शव ग्रेटर नोएडा में मिला। आपको बता दें कि पुलिस ने परिजन को इसकी जानकारी दे दी है और आरोपियों पर केस करने की तहरीर भी दी गई है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है और पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नवीन ने भी ये बता दिया है कि अपने भाई संदीप और दोस्तों के साथ मिलकर उसने 2007 में आपसी रंजिश के चलते गांव के ही राज सिंह की हत्या कर दी थी। इसके बाद 2015 में मेरे भाई और दोस्त ने गोहाना में सिटी केबल पर भगत सिंह के रंगदारी मांगी थी और 2015 में भी मैंने अपने साथियों के साथ नाहरा गांव के मास्टर जो शराब का ठेकेदार है उसका अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। इसके बाद नवीन ने साल 2019 में अपने दोस्त प्रवीण की भी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि सोनू और अक्षय को पानी के डुबोकर मार डाला था और उनकी लाश को भी खेत में फेंक दिया था। बिहार की सबसे बड़ी दवा की मंडी पटना के जीएम रोड में बड़ी जालसाजी का मामला सामने आया है, जहां पे 48 घंटे में 2 बार हुई औषधि विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। 2 दवाएं सीधे हॉस्पिटल को सप्लाई की जाती थी, वो स्टॉकिट्स में बेच रहे थे और 2 दिनों की छापेमारी में हुए खुलासे के बाद अब मंडी के कई दुकानदार रडार पर है। आपको बता दें कि औषधि विभाग की टीम अन्य कई दुकानों में छापेमारी की योजना बना रही है। पहले दिन तो दुकानों पर छापेमारी की 12 से ज्यादा दवाएं का नमूना जांच के लिए भेजा गया था
और दूसरे दिन भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य औषधि नियंत्रण की टीम की छापेमारी में जीएम रोड के महिमा पैलेस और बिल्डिंग में चल रहे थोक दवा में फर्म श्री कृष्ण इंटरप्राइजेज की भी छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहां से 24 प्रकार की ऐसी दवाएं मिली हैं जिसका बिल नहीं मिला। इन सभी दवाओं की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं 5 संदिग्ध दवाओं का सैंपल भी लिया गया है। इतना ही नहीं, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इसमें कई दवाएं शामिल हैं और छापेमारी में भी ऐसी भी दवा मिली है जो हॉस्पिटल में सप्लाई होती है। इस दवा को टीम ने जब्त कर लिया है और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दवाएं कहां से आई हैं और स्टॉकिट्स कहां से लाए गए हैं। इतना ही नहीं, छापेमारी के दौरान लगभग 10,000 रुपए की दवा जब्त की गई है। सहायक औषधि नियंत्रण विश्वजीत दास गुप्ता ने यह भी जानकारी दी है कि छापेमारी में शुरू होते ही सभी दवा दुकान वाले अलर्ट हो गए थे और लेकिन सभी पर छापेमारी की जा रही है और अवैध तरीके से भंडारण और बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 30 अक्टूबर को बिहार की 2 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाया है। इन दोनों दलों ने दोनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हाल ही के दिनों में दोनों दलों के बीच तल्खियां भी देखी जा रही हैं। महागठबंधन की इन दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच जारी इसी तनातनी के बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लोक जनशक्ति पार्टी संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी और इस मौके पर रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने दिल्ली में कार्यक्रम रखा था। इस दौरान शोक सभा में शामिल होने के लिए लालू यादव और राहुल गांधी भी पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने करीब 15 मिनटों तक बातचीत की है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस मुलाकात से उपचुनाव के पहले बिहार में राजनीति और गर्मा सकती है। वहीं दूसरी ओर रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि के मौके पर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। पटना में पशुपति पारस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू सिंह चौहान समेत अन्य नेता शरीक हुए। वहीं चिराग पासवान की ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरजेडी प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और भी शामिल होने के चिराग पासवान के इस शक्ति परीक्षण में बाजी मारते हुए दिखाई दिए। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रीमो पर एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि बाबुल जिस उम्मीद से ममता बनर्जी के साथ गए थे उस पर पानी फिरता हुआ साफ दिख रहा है। दरअसल बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक के साथ कई नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन बाबुल सुप्रीयो को इसमें जगह नहीं दी गई है। वहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में अभिनेत्री से सांसद बनी नुसरत जहां का भी नाम शामिल है। राजनीति के क्षेत्र में नुसरत जहां बाबुल सुप्रीयो से कम अनुभवी हैं, लेकिन उन्हें फिर भी तरजीह की दी गई है और जो बाबुल सुप्रीयो के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं जब बाबुल भाजपा में थे तब पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने उन्हें हमेशा महत्व दिया, चाहे वो स्टार प्रचारक के रूप में हो या कोई बड़ी बैठक में शामिल होने की बात हो। हालांकि ममता बनर्जी ने बाबुल को भवानीपुर उपचुनाव में भाजपा नेता प्रियंका टिब्रेवाल के खिलाफ प्रचार करने के लिए भी आग्रह किया था, लेकिन बाबुल ने खुद इनकार कर दिया था। बाबुल ने कहा था कि टिब्रेवाल लंबे समय से मेरी दोस्त है और मुझे उनके खिलाफ प्रचार करने में शर्मिंदगी महसूस होती है और इसलिए मुझे इस प्रचार अभियान में दूर रखा जाए।